अभिवादन। आज हम एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। ये कहानी हमें ले चलती है साल 2001। भारत का एक काल्पनिक गांव है, निर्मल प्रदेश। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत है वो है द टेल ऑफ द लॉस्ट लेडीज नाम की कहानी के कुछ हिस्से। पर ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें इंसानी रिश्ते, पहचान की तलाश। हाँ, और वो अनजाने रास्तों पर चलने वाली बात, ये सब जुड़ा हुआ है इसमें। बिल्कुल। तो चलिए आज इसकी गुत्थी सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती, एक हादसा, हाँ, वो दो महिलाओं की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है और उन्हें खुद को खोजने के एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सफर पे भेज देता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। और ये सफर, जैसे आपने कहा, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है। ये कहानी परंपराओं का बोझ दिखाती है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा, हाँ, और मुश्किल हालातों में जो हिम्मत पनपती है ना, उसकी बात करती है। किरदारों की अदला बदली तो बस एक शुरुआत है। यह एक खचाखच भरी भारतीय ट्रेन से माहौल में उम्मीदें हैं, सपने हैं और शायद कुछ अनकहे राज भी। हाँ, ट्रेन का डिब्बा तो वैसे भी एक छोटी दुनिया जैसा होता है। बिल्कुल। इसी भीड़ में है दीपक कुमार, एक सीधा साधा किसान, और उसकी नई नवेली दुल्हन फूल कुमारी। फूल कुमारी थोड़ी घबराई हुई है, सहमी हुई सी, और उसका चेहरा एक भारी लाल रंग के घूंघट के पीछे छिपा है। वो परंपरागत रस्म, दुल्हन ससुराल जाते वक्त चेहरा ढक कर रखती है। हाँ, और उसी डिब्बे में और भी कई दुल्हनें हैं, सब इसी तरह घूंघट में। ये नजारा ही अपने आप में काफी सिंबॉलिक है। यही पर हाँ, ये घूंघट सिर्फ एक कपड़ा नहीं रह जाता, ये एक प्रतीक बन जाता है। किस तरह का प्रतीक? एक ऐसी परंपरा का जो औरत की पहचान को एक तरह से ढक देती है, उसे एक सामूहिक पहचान दे देती है, दुल्हन। हाँ, इंडिविजुअल पहचान खो जाती है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, यही परंपरा जो शायद सुरक्षा या सम्मान के लिए बनी हो, यहाँ पहचान के खो जाने का, कंफ्यूजन का कारण बन जाती है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक रीति रिवाज अनजाने में ही सही व्यक्ति की अपनी पहचान को मिटा सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसी घूंघट की वजह से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। रात गहराती है, ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकती है। अंधेरा है, भीड़ है, थकान, और इसी हड़बड़ी में दीपक गलती से किसी और दुल्हन का हाथ पकड़ लेता है। हाँ, उसे अपनी पत्नी समझकर ट्रेन से उतार लेता है। बिल्कुल। और असली फूल कुमारी वो ट्रेन में ही छूट जाती है, एक अनजाने सफर पर। ये सिर्फ एक गलती नहीं लगती है ना, जैसे किस्मत का कोई खेल हो। नियति का एक अजीब खेल कह सकते हैं। एक पल की चूक और दो जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। ये घटना इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ, वो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती हैं। तो दीपक बड़े नाज से अपनी दुल्हन को लेकर गांव पहुंचता है। पूरे गांव में जश्न का माहौल है, स्वागत की तैयारियां हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जाहिर है नई बहू आ रही है। लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर रस्म के तौर पर दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है, सब सन। ओह, ये फूल कुमारी नहीं, कोई और है। सोचिए जरा उस वक्त दीपक और उसके परिवार पर क्या बीती होगी। एकदम सन्नाटा छा गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शॉकिंग मोमेंट रहा होगा सबके लिए। और ये नई दुल्हन जो घूंघट के पीछे थी, वो तुरंत अपना नाम बताती है, पुष्पा रानी। अच्छा, पुष्पा रानी। लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है, वो असल में है जया त्रिपाठी सिंह। जया त्रिपाठी सिंह। हाँ, एक पढ़ी लिखी महिला है जो असल में प्रदीप नाम के एक अत्याचारी हिंसक पति से भाग रही थी। ओह, तो मतलब वो किसी मजबूरी में ये शादी कर रही थी। हाँ, ऐसा ही लगता है। और उसके लिए ये अदला बदली, ये गलत पहचान एक तरह से अनचाही राहत बन जाती है। मतलब एक कैद से आजादी का दरवाजा खुल गया उसके लिए, अप्रत्याशित रूप से। Exactly. Here's where it gets really interesting. जया का किरदार वाकई बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है यहाँ। वो एक मुश्किल स्थिति में तो फंसी है, लेकिन वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचती है। हाँ, वो दीपक के सीधे साधे हैरान परिवार के साथ रहने लगती है, अपनी असली पहचान, अपना अतीत सब छुपाकर। उसका पहला मकसद तो यही होता होगा कि यहाँ से निकलना है। हाँ, पर भागना नहीं। वो चुपके से अपने कुछ गहने बेचती है। पैसे लेकर फरार होने के लिए? नहीं, यही तो बात है। वो पैसा जमा करती है देहरादून के कॉलेज की फीस भरने के लिए। अच्छा, फीस के लिए? किस चीज की पढ़ाई? उसका सपना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करना। एक ऐसा सपना जिसे उसके पति ने या शायद परिवार ने कभी पूरा नहीं होने दिया। What's fascinating here is
ये कमाल की बात है। उसकी ये हरकत उसके चरित्र की जटिलता दिखाती है। वो हालात का शिकार है, लेकिन उसमें अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत भी है। वो सिर्फ भाग नहीं रही। हाँ, वो सिर्फ बचकर निकलना नहीं चाहती, बल्कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। लेकिन कहानी में एक और पेंच आता है। क्या? गांव के पुलिस थाने में तैनात है सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर। किरदार रवि किशन ने निभाया है। अच्छा, रवि किशन। हाँ, मनोहर थोड़ा कह सकते हैं भ्रष्ट है, लेन देन में यकीन रखता है, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित भी है किसी हद तक। उसे इस नई पुष्पा रानी पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि ये कोई शातिर लुटेरी दुल्हन है। अरे, मतलब उसका शक बिल्कुल गलत दिशा में। बिल्कुल। वो सोचता है ये भोले भाले लड़कों को शादी के नाम पर ठगने वाली गैंग की मेंबर है। मनोहर की ये जांच कहानी में एक अलग ही रंग भरती होगी फिर, थोड़ी हास्यास्पद भी, है ना? हाँ, हास्य तो है, पर उसकी इसी जांच के वजह से हम जया के अतीत के और करीब पहुंचते हैं। अच्छा, कैसे? वो अनजाने में ही से ही जया की झूठी पहचान की परतों को उधेड़ने लगता है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम अपनी खामियों के बावजूद कभी-कभी सच को सामने लाने का जरिया बन जाता है, भले ही उसका इरादा कुछ और हो। हाँ, और मनोहर का किरदार ये सवाल भी उठाता है कि क्या नीयत से ज्यादा प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। खैर। अच्छा, ये तो हुई जया की बात, पर असली दुल्हन का क्या हुआ, फूल कुमारी? हाँ, अब जरा कहानी का वो पहलू देखते हैं। बेचारी फूल कुमारी, वो पटीला नाम के एक अनजान सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेली छूट गई है। अकेले? हाँ। उस अनजान जगह पर? हाँ, घूंघट अब भी शायद उसके चेहरे पर है, लेकिन अब वो सुरक्षा का नहीं, बल्कि अकेलेपन और लाचारी का प्रतीक बन गया है। बहुत मुश्किल स्थिति है। और यहीं उसकी एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम मुलाकात होती है। किससे? जाके पति प्रदीप से। अरे, उसी से। हाँ। इस मुलाकात से उसे पता चल जाता है कि दुल्हनों की अदला बदली हुई है, और वो प्रदीप के हिंसक स्वभाव को भी शायद भांप लेती है और किसी तरह उसके चंगुल से बच निकलती है। अच्छी बात है, पर वो कहाँ जाए? यही तो मुश्किल है। उसे न तो अपने पति का नाम पता है। क्या? नाम नहीं पता? हाँ, शायद बताने की रस्म न हो, न ही उसके गांव का नाम पता है। हे भगवान, ये स्थिति तो फूल की लाचारी को और गहरा काट देती है। जिन परंपराओं ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब उसकी दुश्मन बन गई हैं। पति का नाम न लेना, गांव का पता न जानना, ये रिवाज अब उसे अपने ही घर पहुंचने से रोक रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे कुछ परंपराएं महिलाओं को कितना निर्भर और असहाय बना सकती हैं। वाकई। लेकिन यहीं उसकी किस्मत एक और मोड़ लेती है। स्टेशन पर उसकी मुलाकात होती है मंजू माई से। मंजू माई? हाँ, किरदार छाया कदम ने निभाया है। मंजू माई स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती हैं। अच्छा। वो एक मजबूत, अनुभवी और जिंदगी के थपेड़े खाई हुई महिला लगती हैं। ऐसी महिला जिसने समाज के नियमों के आगे झुकने के बजाय अपनी आजादी चुनी है। शायद उन्होंने भी अतीत में अत्याचार सहा हो। मंजू माई का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वो फूल के लिए गाइड, एक मेंटोर की तरह सामने आती होंगी। बिल्कुल। वो फूल को सिर्फ आसरा नहीं देती, बल्कि उसे जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। क्या सबक? वो कहती हैं, अब दुनिया देखने का और दुनिया को तुझे देखने का वक्त है। वाह! इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, मंजू माई उस दबी कुचली मानसिकता को चुनौती दे रही हैं जो औरत को घूंघट या घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहती है। हाँ, वो फूल को आत्मनिर्भरता का पहला पाठ पढ़ाती हैं। और फूल, क्या वो ये पाठ सीखती है? हाँ, बिल्कुल। वो मंजू माई के साथ रह के काम करना शुरू करती है, पैसे कमाती है और सबसे जरूरी, धीरे धीरे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाती है। वो फूल जो ट्रेन में घूंघट के पीछे छिपी हुई डरी सहमी सी थी, वो अब बदल रही है। वो अपनी पहचान बना रही है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही है। ये उसका खुद को खोजने का सफर है, जो शायद उसके अपने गांव में रहकर कभी शुरू ही नहीं हो पाता। ये एक जबरदस्त बदलाव है। हाँ, उसका स्टेशन पर खो जाना उसके लिए एक तरह से श्राप में वरदान जैसा साबित होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बुरी लगने वाली घटनाएं ही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली है। वो परिस्थितियों की मारी नहीं रहती, बल्कि अपने हालात को बदलने वाली बन रही है। अच्छा, अब वापस दीपक के गांव चलते हैं। वहां जया की कहानी भी आगे बढ़ रही है। हाँ, वहां क्या हो रहा है? वो दीपक के परिवार के साथ रहते हुए दीपक का अपनी असली पत्नी फूल के लिए सच्चा प्यार और बेचैनी देखती है। अच्छा, मतलब दीपक सच में फूल को ढूंढना चाहता है।
हाँ, वो देखती है कि दीपक कितना दुखी और परेशान है, उसे हर पल फूल की चिंता है। ये देखकर जया का मन बदलता है। वो अब सिर्फ अपनी आजादी के बारे में नहीं सोचती, बल्कि दीपक की मदद करने का फैसला करती है। ये तो बहुत अच्छा बदलाव है उसके किरदार में भी। और वो मदद करती है एक बहुत ही अनोखे तरीके से, क्योंकि फूल की कोई तस्वीर तो थी नहीं। हाँ, घूंघट की वजह से। तो दीपक की भाभी ने याददाश्त के आधार पर फूल का एक स्केच बनाया था। स्केच, अच्छा। जया अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उस स्केच के कई पोस्टर छपवाती है और उन्हें आसपास के गांव और स्टेशनों पर लगवाती है। अरे वाह, ये तो बहुत क्रिएटिव तरीका है उस जमाने के हिसाब से, बिना टेक्नोलॉजी के। है ना? ये सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, ये दो महिलाओं के बीच पनपती एक अनकही एकजुटता का सबूत भी है। सिस्टरहुड कह सकते हैं, पर उससे भी गहरा। हाँ, जया जो खुद एक मुश्किल पहचान के साथ जी रही है, वो दूसरे महिला के दुख को समझती है, जिसे वो जानती भी नहीं। हाँ, और उसकी मदद के लिए आगे आती है। ये दिखाता है कि सहानुभूति और मदद के लिए जरूरी नहीं कि रिश्ते खून के हों। और उसका ये प्रयास, क्या वो काम करता है? हाँ, यही तो बात है। दूर किसी स्टेशन पर फूल कुमारी उन पोस्टरों में से एक देखती है। हाँ, वो स्केच पहचान लेती है, पोस्टर पर दिए नंबर पर संपर्क करती है और आखिरकार लंबे इंतजार और अनिश्चितता के बाद फूल और दीपक मिल जाते हैं। हाँ, वो पल यकीनन बहुत भावुक करने वाला रहा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी का अंत नहीं है शायद। नहीं, अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि फूल अब वो पहले वाली फूल नहीं है। वो बदल चुकी है। और जया की कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा, हाँ, वो क्या है? कहानी का सबसे नाटकीय और निर्णायक मोड़ आता है स्थानीय पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? क्यों? दीपक और फूल मिल चुके हैं, सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है जया का असली पति प्रदीप। ओ तेरी, प्रदीप पहुंच गया? हाँ, वो जबरदस्ती जया को वापस ले जाने के इरादे से आया है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। पर सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर का किरदार एक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप लेता है। मनोहर, वो क्या करता है? मनोहर, जो अब तक जया की असली कहानी जान चुका है, शायद अपनी जांच के दौरान या जया के बताने पर, और प्रदीप के गुस्सैल और हिंसक रवैये को भी देख लेता है, वो अब सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं रहता। तो वो कानून का सही इस्तेमाल करता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या सिस्टम हमेशा व्यक्ति को दबाता है या कभी-कभी व्यक्ति की रक्षा भी कर सकता है? अच्छा, मनोहर क्या करता है? मनोहर प्रदीप को घरेलू हिंसा का केस दर्ज करने की धमकी देता है, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। क्या बात है, ये वाकई में चौंकाने वाला है ना? मनोहर, जो शुरू में जया को लुटेरी दुल्हन समझ रहा था, अब उसी की आजादी का रक्षक बन जाता है। ये उसके किरदार का एक महत्वपूर्ण विकास है। दिखाता है कि इंसान बदल सकता है और सिस्टम के भीतर रहकर भी सही और गलत का चुनाव किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह से दिखाता है कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी-कभी वो एक व्यक्ति के सही समय पर लिए गए सही फैसले से भी मिल जाता है। हाँ, और मनोहर का ये कदम जया को उसकी असली आजादी दिलाता है, न सिर्फ प्रदीप से, बल्कि शायद उस मजबूरी से भी जिसके तहत वो पहले जी रही थी। तो अंत में क्या होता है, कहानी हमें कहाँ छोड़ती है? सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? फूल कुमारी का क्या होता है? फूल कुमारी, जो अब स्टेशन पर मिली फूल नहीं है, बल्कि एक अनुभवी आत्मविश्वासी महिला है, वो दीपक के साथ उसके गांव लौटती है। लेकिन अब वो बराबर की साथी बनकर लौटती है, घूंघट के पीछे छिपी हुई दुल्हन बनकर नहीं। उसका खो जाना, उसका संघर्ष उसे पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, उसका सफर उसे बाहरी दुनिया दिखाता है और उसे अंदर से मजबूत बनाता है। वो शायद दीपक के साथ एक ज्यादा बराबरी का रिश्ता निभाएगी अब। और जया, जिसने शायद ज्यादा बड़ा जोखिम उठाया था, अपनी पहचान बदलकर एक अनजाने घर में रहकर। हाँ, जया का क्या हुआ? वो दीपक या किसी और के साथ नहीं जाती। कहानी के अंत में हम उसे देहरादून जाने वाली एक बस में बैठते हुए देखते हैं। देहरादून क्यों? वो अपने सपने को पूरा करने जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करने। उसने आखिरकार अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। वाह, यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है शायद। हाँ, दोनों महिलाएं खो गई थीं, एक ट्रेन में, दूसरी अपनी पहचान में, लेकिन इसी खो जाने के अनुभव ने उन्हें खुद को खोजने में मदद की। पू ने अपनी आवाज और आत्मविश्वास पाया, और जया ने अपनी आजादी और अपने सपनों की दिशा पाई। ये दिखाता है कि जीवन के सबसे अप्रत्याशित और मुश्किल मोड़ भी आत्मखोज और सशक्तिकरण का जरिया बन सकते हैं। हाँ, रास्ता भटकना कभी-कभी आपको सही मंजिल तक पहुंचा देता है। बिल्कुल। तो ये थी द टेल ऑफ द लॉस्ट लेडीज की कहानी,
एक गलती से शुरू हुआ सफर जिसने 2 महिलाओं को उनकी असली पहचान से मिलाया। ये कहानी बताती है कि घूंघट के पीछे छिपी हुई या स्टेशन पर खो गई औरतें भी अपनी किस्मत खुद लिख सकती हैं। अगर उन्हें मौका मिले या वो मौका छीन लें। सही कहा। ये कहानी हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि पहचान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारी परंपराएं हैं? या हमारी असली पहचान तब उभरती है जब ये सब चीजें हमसे छिन जाती हैं, जब हम समाज की तयशुदा भूमिकाओं से बाहर निकल जाते हैं? गहरा सवाल है। हाँ, ये कहानी पूछती है, क्या तयशुदा रास्तों से भटकना हमेशा एक त्रासदी होती है, या कभी-कभी यही भटकाव हमें हमारी उस मंजिल तक ले जाता है जिसके लिए हम सच में बने हैं? शायद खुद को पाने के लिए पहले खो जाना जरूरी होता है। बिल्कुल। एक विचार जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए। आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण और कहानी की परतें खोलना